आज मैं सोशियोलॉजिकल बेसिस और स्कूल की बात करूंगी। अब स्कूल को एक तरह से सोसाइटी के रूप में माना जाता है ना। देखो, सोसाइटी की डेफिनेशन है क्या? जहाँ दो या दो से अधिक लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं वो हमारी सोसाइटी कहलाती है। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल भी एक तरीके की सोसाइटी ही होता है जहाँ दो या दो से अधिक लोग इंटरेक्शन करते हैं। यानी ये जो स्कूल है वो एक तरीके की सोसाइटी है ना। अब क्या है कि अगर हम सोशोलॉजिकल बेसिस पे अगर हम स्कूल्स को देखें तो स्कूल ये कहता है कि एक मिनिएचर, तो ये सोशोलॉजी ये कहती है कि मिनिएचर सोसाइटी है और हमें इसके अकॉर्डिंग ही, इसकी जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करनी चाहिए। जो नियम बने हुए हैं, जो सिद्धांत बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए उसी के अनुसार बनने का, है ना। अब सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड टीचर्स, टीचर्स जो है वो सोशियोलॉजी जो है वो टीचर को एक तरीके से सोशल इंजीनियर मानती है। यानी जैसे कि जिस प्रकार एक इंजीनियर होता है और जब कोई चीज़ किसी चीज मशीन में खराबी आ जाती है तो वो उसकी टूट फूट को ठीक करके उसकी मरम्मत करता है ना। उस मरम्मत करके उसे ठीक करता है, दोबारा से उसको इस काबिल बनाता है कि वो ढंग से चले, है ना, कि वो चलने योग्य बन जाए। इसी तरह से सोशल इंजीनियर जो है वो समाज में जितनी बुराइयां भी होती हैं, आप सुनते हो ना कि टीचर जो है वो एक तरीके से सोशल वर्कर भी होता है। यानी जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास करता है। तो टीचर को समाज में अपने रोल के बारे में जागरूक होना चाहिए। एक अच्छे, उसमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण होने चाहिए। उस फ्रीडम होनी चाहिए, उसको समानता का उसे गुण आना चाहिए। दूसरे की जो यानी जो उसका जो डिग्निटी है दूसरे की, उसको किस तरह से सम्मान देना है, सम्मान देना है, उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। साथ ही अपने कर्तव्यों के बारे में भली भांति परिचित होना चाहिए। सोशियोलॉजिकल जो बेसिस है वो डिसिप्लिन यानी अनुशासन के बारे में क्या कहता है। अनुशासन के बारे में सोशियोलॉजी हमसे कहती है कि सोशियली डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, यानी सामाजिक रूप से अनुशासित होना चाहिए। हर बच्चे को इस तरीके से अनुशासित किया जाए कि वो ये समझे कि समाज में क्या नॉर्म्स हैं और किसकी और उसके अकॉर्डिंग उसको किस तरीके से अनुशासित होकर अपना जीवन यापन करना है। तो यानी यानी जो एक्टिविटीज़ यानी जो टीचर है या जो स्कूल है उसको ये चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जिससे कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ मतलब कुछ इस तरीके का प्रोसेस अपनाए कि जिससे कि बच्चे के अंदर सामाजिकता के गुण का विकास हो। फिर सोशियोलॉजिकल बेसिस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, स्टेट के बारे में भी सोशियोलॉजी बात करती है। यानी हर राज्य के को क्या करना चाहिए, राष्ट्र को क्या करना चाहिए, है ना। तो प्रत्येक राज्य को और या प्रत्येक राष्ट्र को कम से कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी स्वयं पर लेनी चाहिए। तभी आप देखते हो ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की हुई है। तो ये जिम्मेदारी लेना, सोशियोलॉजी ही हमें बताती है कि जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं तो उस समाज में उन बच्चों को अगर आप शिक्षित नहीं करेंगे तो वो समाज के जो किस तरीके का ढांचा है, क्या उद्देश्य है, उनको क्या समझेगा। बात करते हैं भारतीय समाज की आकांक्षाएं क्या हैं। एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, आपका जो यानी सामाजिक व्यवस्था है, और आपका सोशल सामाजिक न्याय है, और एक सार्वभौमिकता पर बात करता है हमेशा भारतीय समाज, है ना। तो सबसे पहले अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद वो है जो कि वो शक्ति है जो कि किसी देश के नागरिकों को आपस में बांधती है। यानी जब उस देश का नागरिक अपने स्वयं के हित का त्याग करके राष्ट्र के कल्याण के बारे में सोचता है, उसके लिए प्रेरित होता है, तो राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है ना। अब ये जो भावना है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो व्यक्तिक, मतलब जैसे हमारे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, तो उसमें तो इस तरीके की होनी चाहिए कि अपने पर्सनल मतभेदों को बुला दिया जाए जब राष्ट्र की बात आए। और देखो, समय समय पर ऐसा हुआ भी है जब हमने आपस के मतभेदों को बुला के एक होके हम बाहरी शत्रुओं से लड़े हैं, है ना। फिर अब जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो हम शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए,
यानी तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक बनाना और उन्हें एकता के सूत्र में बांधना। तभी राष्ट्रवाद उत्पन्न होगा, है ना, तभी तो वो समझेगा किस तरह से हमें यूनिटी में रहना है। तो वास्तव में राष्ट्रवाद के लिए शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो राष्ट्रीय एकता और समाज सेवा की भावना के विकास के लिए दी जाती है। शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति में सहायक होती है क्योंकि ये सामाजिक बुराइयों को मिटाती है। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राष्ट्रवाद में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ना, उसमें धर्म है, डिफरेंट सेवरल रिलीजियंस हैं, है ना, आपके जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फिर स्टेट है ना, फिर जो है वो हमारा असमान भाषाएं हैं, है ना, इकोनॉमिकली हम लोग असमानताएं हैं, हमारी सामाजिक असमानताएं हैं, और सच कहें तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी कारक का है वो योग्य नेतृत्व का अभाव है, जो राष्ट्रवाद में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा हमारा आता है सोशल व्यवस्था, सोशल ऑर्डर, है ना, सामाजिक व्यवस्था। अब सोशल ऑर्डर की बात करें तो सोशल ऑर्डर समाज की विभिन्न इकाइयों का संगठन होता है। यानी ऐसा संगठन जिसमें समाज के यानी विभिन्न प्रकार की यूनिट्स होती हैं, जैसे फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर है, पॉलिटिकल ऑर्डर है, यानी ये सारे जब मिलजुल के जो बनाते हैं वो समाज की व्यवस्था को बनाते हैं। यानी प्रत्येक संगठन या संस्था का अपना एक कानून होता है, एक व्यवस्था होती है, जिसको कि हम सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, जिसके अनुसार कार्य किया जाता है, और इसी को हम जो है वो सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था जिसके अनुसार कार्य किया जाता है सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। ये उचित सामाजिक अंतःक्रियाओं और सामाजिक रिश्तों के लिए जिम्मेदार होती है। परंपराओं, प्रक्रियाओं, सामग्री, सहयोग, नियंत्रण और स्वतंत्रता आदि का इसमें मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, सबका मिला जुला रूप होता है। इसीलिए इसे सामाजिक संस्थाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। अब सामाजिक संस्थाओं को बता रहे हैं कि समाज की विभिन्न इकाइयों का संगठन है, तो एक कौन के मेजर जो यूनिट है वो इनकी हैं, फैमिली और रिलेटिव्स, इकोनॉमिक ऑर्डर, है ना, यानी जो हम सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं वो आर्थिक रूप से किस तरीके के हैं उसके आधार पे भी बनाते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर के अनुसार भी बनाते हैं, धार्मिक ऑर्डर के अनुसार भी बनाते हैं, और कानूनी ऑर्डर के अनुसार, यानी जो लीगल ऑर्डर होते हैं उनके अनुसार भी बनाते हैं। उच्च से निम्न तक अधिकांश समाजों में लोग एक दूसरे को श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं और रैंक देते हैं। इन श्रेणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया को हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। अक्सर ये आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, तो यानी जो हम श्रेणियों में पूरे समाज को डिवाइड करते हैं। अब वो श्रेणियाँ जो होती हैं वो उच्च से निम्नतम होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हमारे इंडियन सोसाइटी में ही है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये बाहर के देशों में भी है, यानी ऑलमोस्ट सभी समाजों में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। अभी जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसके अपने प्लस पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट क्या है भाई, क्योंकि सोशल ऑर्डर इससे मेंटेन रहता है ना, और नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिवाइड करते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति से विभाजित कर देते हैं, है ना। तो यानी इसका स्तरीकरण, अगर सामाजिक स्तरीकरण की बात की जाए तो वो विभाजन और एकजुटता, है ना, दोनों ही दे देते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से कहें, यही इसके प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किया जाता है वो 3 प्रकार की समाज की विशेषताएं हैं उनके आधार पे किया जाता है। एक तो जो है वो बायोलॉजिकल है, दूसरा वर्ग विशेषताएं, जैसे व्यवसाय का ले लिया, धन का ले लिया, है ना, शक्ति का ले लिया, आईएएस बन गए, एक व्यक्ति जो है वो पियोन बन गया, है ना, स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। व्यवसाय का ले लिया, छोटा जो है वो बिजनेसमैन है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, धन के आधार पर ले लिया। तीसरा है कोई भी विशिष्ट विशेषताएं, जैसे कोई आईएएस बन गया, है ना, प्रतिभा और व्यक्तित्व के आधार पर। और चौथा अब आता है हमारा सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या है? सोशल जस्टिस है इज द आइडिया दैट ऑल पीपल बी ट्रीटेड fairly and have equal access to opportunities, wealth and privileges। यानी सोशल जस्टिस या सामाजिक जो न्याय है उसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से
जो जो ये एक तरीके से इस तरीके का है कि अगर हमने समाज बनाया है, समाजीकरण किया है, सामाजिक व्यवस्था रखी है, तो सबके साथ, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या कितना भी स्ट्रैटिफिकेशन हमने किया हो, लेकिन सबके साथ जस्टिस होना चाहिए। यानी सबके उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उसको इक्वल वेल्थ का, प्रिविलेज का, और जो उसकी प्रिविलेज है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब सोशल मोबिलिटी इसमें एक शब्द आता है। सोशल मोबिलिटी क्या है? ये सामाजिक गतिशीलता। तो सामाजिक प्रणाली में गतिशीलता, ये सोशल जो मोबिलिटी है वो परिवर्तन को दर्शाती है। यानी जब एक सिरे से दूसरी तरफ हम मोबाइल हो जाते हैं, है ना, मोबिलिटी हो जाती है, हमारी गतिशीलता हो जाती है। कैसे होती है? कई तरीके की होती है। हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, अपवार्ड होती है, डाउनवार्ड होती है, इंटर जनरेशन होती है, इंट्रा जनरेशन होती है, और ऑक्यूपेशनल होती है। अब देखो, हॉरिजेंटल जो सोशल मोबिलिटी है वो क्या है? जैसे आप टीचर हो, कहीं किसी स्कूल में, आपने वो छोड़ के दूसरे स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो वो आपकी कहलाएगी आई मीन हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज गतिशीलता, है ना। और वर्टिकल जो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता है वो क्या कहलाती है? जैसे आप पियोन हो या आप टीचर हो, लेकिन आपने हायर लेवल का कोई ले लिया, जैसे प्रोफेसर आप बन गए, है ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो और प्रोफेसर बन गए, तो है तो टीचर ही, लेकिन आपने जो है वो हॉरिजॉन्टल ऊंची पोस्ट ले ली। अब जो अपवार्ड है, अपवार्ड मतलब आपने अपने से ऊंची पोस्ट ली, चाहे वो अपने उस पे उसकी हो, डिपार्टमेंट अपने ले मतलब डिपार्टमेंट की हो या किसी और लाइन की हो, है ना। अपने से ऊंचे की तरफ चले गए। जैसे आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ के अपने बिजनेस की तरफ चढ़ गए और उसमें हाँ, मतलब श्रेष्ठ साबित करने लगे अपने आप को। नीचे की हो जब आप डाउनफॉल हो जाए, ऑफिसर थे और अचानक क्लैरिकल वर्क की जॉब पे आ गए, है ना। एक होता है इंटर जनरेशन। इंटर जनरेशन कहते हैं कि आप सेम उस पे, है ना, यानी सेम उस पे जब ट्रीट किया जाता है, जैसे आप जो हैं वो मतलब फादर जो है वो टीचर है और जो बेटा है वो आईएएस बन गया, तो वो हमारा कहलाता है इंटर जनरेशन। और इंट्रा जनरेशन कहलाता है जैसे कि फादर जो है वो छोटा व्यवसाय है, और जो बेटे का है वो है तो वही बिजनेस, लेकिन उसने बहुत ऊंचाइयों पर ले गया, उसने बड़ा बिजनेस कर दिया, उसने होलसेल का कर लिया, है ना। तो वो हमारा इंट्रा जनरेशन कहलाता है। एक ऑक्यूपेशनल होता है। ऑक्यूपेशनल जैसे कभी कहीं टीचर की नौकरी करते थे और फिर उसके बाद आईएएस बन गई, ऑक्यूपेशनल सोशल मोबिलिटी कहलाती है। अब जो लास्ट एक बचता है वो हमारा यूनिवर्सलाइजेशन का बचता है। यानी यूनिवर्सलाइजेशन कहते हैं सार्वभौमिकता, है ना। यानी ये जो है वो व्यापक रूप से समावेशी है। यानी अब जो है ना पूरा वर्ल्ड, एक तरीके से अगर आप देखो तो वो ग्लोब में विलेज बन गया है, ग्लोबल विलेज बन गया है ना। कहीं पे कोई भी कुछ घटना होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर, पूरे ग्लोब पर पड़ता है। आपने देखा ना, चाइना में से कोविड, चाइना की लैब से कोविड निकला और पूरे देश में उसका असर पड़ गया, पूरे संसार में उसका असर पड़ा, है ना। तो अब हमें ऐसी एजुकेशन की आवश्यकता है जो कि यूनिवर्सलाइजेशन में हो, यानी सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर आधारित हो। क्योंकि जो जो क्योंकि जो हम ये बात देख रहे हैं कि ग्लोबल विलेज में जब बन चुका है पूरा वर्ल्ड, तो एक चीज़ का असर दूसरे में होता है। तो शिक्षा इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कैसे निभा सकती है? आप, यानी शिक्षा ही है जिसके थ्रू बच्चे को सहयोग और टॉलरेंस पावर और परस्पर विश्वास, निर्भरता, मैत्री का वातावरण बन सकता है ना। तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा जो है वो ग्लोबल सिटीजनशिप के रूप में विकसित हो सके, है ना। क्योंकि क्या है कि क्योंकि जो ये यूनिवर्सलाइजेशन की एजुकेशन है वो किसी अपवाद की अनुमति नहीं देता, और जो यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए, इसीलिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए। अब क्या है कि क्योंकि अब हमें ग्लोबल
अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तो समाज और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना आवश्यक हो गया है। और ये तभी हो सकता है जब शिक्षा जो है वो इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब जो व्यापक यानी जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो व्यापक रूप से माना जाने लगा है ना। और स्वयं को बदलना व आधुनिक बनाने की इच्छा रखने वाला समाज और अनेक साधनों का उपयोग करता है। यानी अगर कोई डेवलपिंग में है और अगर डेवलप्ड होना चाह रहा है तो वो कोई भी जो मीन्स है उसको छोड़ता नहीं है, वो उसकी सोसाइटी। तो इसलिए वो शिक्षा को भी अपनाता है। वो कैसे अपनाता है? शिक्षा को डिजायरेबल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन वो मानता है ना। तो शिक्षा को लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को साकार करने के में क्योंकि वो ये बात जानता है कि इन चीज़ों को यानी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के आदर्शों को साकार करने में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण साधन है। आपने देखा होगा ना, जो डेवलपिंग करते हुए कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जो थे वो डेवलप स्टेज में आ गई है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो जो बच्चे थे उन्हें सबसे पहले उन्होंने उनकी जो सोसाइटी थी वो स्कूल्स में, एजुकेशंस में ही सबसे पहले उन्होंने एंट्री मारी। और आपने देखा होगा कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल उन लोगों ने बड़ा ज़रूरी कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हमें बदलना है अपने आप को तो शिक्षा को एक साधन के, एक मीन्स के रूप में लेना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई से नई टेक्नोलॉजी, उनका प्रैक्टिकल फॉर्म में आपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे ना कि गैजेट बना बना के उन देशों के बच्चों के आते थे, बड़े सस्ते सस्ते गैजेट। क्यों आते थे? धीरे धीरे ही तो वो धीमे धीमे तरक्की किया, क्योंकि सबसे पहले उन देशों ने ये समझा कि अगर हमें तरक्की करनी है तो एजुकेशन को मीन्स बनाना पड़ेगा। मीन्स हमें एजुकेशन में वो सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी जिससे हमारा कंट्री जो है वो डेवलप कर जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। तो शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि वे लोगों के मूल्यों और दृष्टिकोणों को बदले और उनमें सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक प्रेरणा पैदा करे। शिक्षा आवश्यक सक्षम व्यक्तियों को तैयार कर सकती है जो कि सेल्फ एक्चुअलाइज। वीडियो यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में डालिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे।